नमस्कार साथियों, बाइक कैफे चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे आज की वीडियो हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। लाहौर में नाई थे 9 साल के मोहम्मद रफ़ी। मौलवियों ने कहा तो गाना छोड़ा, कब्र की मिट्टी खाते थे फैंस। लता मंगेशकर से था झगड़ा, अभी ना जाओ छोड़कर, पुकारता चला हूँ मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खात तुझे। ये एवरग्रीन गाने हैं लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी के। मोहम्मद रफ़ी आज लीजेंडरी ना होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवनलाल की नज़र 9 साल के नाई फिक्को मोहम्मद रफ़ी पर ना पड़ती। 31 जुलाई 1980 को आज से ठीक 43 साल पहले किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर पढ़िए उनके सिंगर बनने और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से। सड़कों पर घूम रहे फकीर से सीखा गाना। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में जब रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था, रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। गुनगुनाते हुए बाल काटते थे रफ़ी साहब। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में बारिश साहब का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। 13 साल में पहली बार दी पब्लिक परफॉर्मेंस। 1937 में रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदनलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने सभी रफ़ी साहब को परफॉर्मेंस करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में के.एल. सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गाल बलोच फिल्म का परदेसी सुनिए ओ हिरिए। लगातार गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। अनमोल गुड़िया 1946, शाहिद 1948, दीदार 1951, कोहिनूर 1960 जैसे फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। बैजू बावड़ा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुकी रफ़ी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र स्वामी कुमार और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर थे। दंगों में सास ससुर की मौत हुई तो छोड़ गई पत्नी। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बोसीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बसीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। मौलवियों के कहने पर गायकी से बना ली थी दूरी।
जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफ़ी ने भी बात मानकर गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। कब्र की मिट्टी उठा ले जाते हैं फैंस, कुछ खाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उनसे जुड़ा किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। जब ड्राइवर को नौकरी से निकालने पर दी थी टैक्सी। मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के ही पास थी। रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराना वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा। इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 17,000 की थी। रफ़ी साहब की उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी है। मौत के बाद सामने आया दरिया दिली का किस्सा। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कोई लोगों का घर चलाया करते थे। वो दुनिया के रकबाले गाते हुए गले से निकला आया था खून। बायोग्राफी नौशादनामा में रफ़ी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है। बैजू बावड़ा फिल्मों के गाने ओ दुनिया के रखबालों में रफ़ी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सज़ा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और फांसी दी। लता मंगेशकर ने किया था मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने से इनकार। 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में है की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता और रफ़ी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम न करने का फैसला लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफ़ी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नहीं आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगी? मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म जेल थीप के गाने दिल पुकारे आड़े आड़े को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज़ें दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म जेल थीप का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म कर लिया। खाने के शौक का मज़ेदार किस्से। रफ़ी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कविंट्री पहुंचे थे। यहाँ खाना रफ़ी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया। वही मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफ़ी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफ़ी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफ़ी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गया। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। लोगों के उनके अचानक होने का कारण जाना तो हर कोई हैरान रह गया। 31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:30 बजे मोहम्मद रफ़ी ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अगली सुबह इन्हें जूहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने रफ़ी के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था।
धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने एवरग्रीन सिंगर मोहम्मद रफ़ी के जीवन से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।